अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSS प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर एक और मज़ीद जो है एक दिलचस्प मौजू लेकर आए हैं जिसका नाम है कायद-ए-आज़म के 14 नुकात। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक माना जाता है वो ये था। अब इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, इसका क्या बैकग्राउंड था, क्या इसका पर्पस था, कायद-ए-आज़म ने क्यों अपने जो है वो 14 नुकात बयान किए थे, तो आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ी बायोग्राफी देख लें, कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था। अच्छा दोस्तों, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब भरपूर तरीके से नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत की थी और उसे मुसलमानों के मफादात के मुनाफी करार देते हुए हर फोरम पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थे कि कांग्रेस के रहनुमा इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुए। चूँकि कुछ मुसलमान रहनुमा नेहरू रिपोर्ट के हक़ में थे, इसलिए कांग्रेस के लीडरों ने मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने की गर्द से मुख्तलिफ़ सियासी चालें खेलना शुरू कर दी। सरतेज बहादुर सुपरदावर मिस्टर M. ने कायद-ए-आज़म की मुखालफत पर कमर बांध ली और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिस्टर जिन्ना हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम का भी बहुत बड़ा किरदार था। मौलाना अबू कलाम आज़ाद, सर मोहम्मद शफ़ी, सर अली इमाम, डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर कचुलोही मुसलमानों के हकीकी नुमाइंदे हैं। इसकी वजह यह थी कि हिंदुओं ने इन हज़रात से नेहरू रिपोर्ट की हिमायत हासिल कर ली थी। अब यहाँ पे एक और बात शुरू होती है। 1929 के आगाज़ में अगरचे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हकीम मोहम्मद अजमल खान देहलवी की वसातत से सर मोहम्मद शफ़ी ग्रुप से मुसालत कर ली थी, मगर दोस्तों इसके बावजूद इस मुस्लिम लीगी ग्रुप के जो सियासी रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन एक और ग्रुप जो सर आगा खान की क़यादत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शक्ल में मौजूद था, इस ग्रुप का भी कायद-ए-आज़म से इख्तिलाफ़ात था, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ऑल इंडिया नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी कायम कर ली थी, जिसको पंडित नेहरू की आशीर्वाद हासिल थी। इन मुसलमान ग्रुपों का हिंदुओं ने फ़ायदा उठाना चाहा। ये कहना शुरू कर दिया कि कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ को बेशतर मुस्लिम रहनुमाओं की हिमायत हासिल नहीं है। यही वजह थी कि जब मार्च 1929 में नेहरू रिपोर्ट पर मरकज़ी असेंबली में बहस हुई, तो इस मौक़िफ़ पर कायद-ए-आज़म ने फरमाया, दोस्तों यहाँ पे कायद-ए-आज़म फरमाते कि नेहरू रिपोर्ट पर मुसलमानों और हिंदुओं के माबीन इख्तिलाफ़ात है, हर हालत में कायम रहेगा और इसी तरह हिंदुस्तान के लिए ऐसा कोई आइन नहीं है जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं के काबिल हो मफतूदर होगा। तो अब यहाँ पे कायद-ए-आज़म ने क्या किया था कि कायद-ए-आज़म ने बोला था, दोस्तों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसी तरह की सियासी सूरत हाल में बिल्कुल मायूस ना हुए। आप चाहते थे कि दस्तूरी मिसाल पर मुसलमानों और हिंदुओं में इत्तेहाद हो जाए तो बेहतर है। चुनांचे आपने हिंदुस्तान के सियासी हालात को मुकम्मल जो है जायज़ा लेने के बाद नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक 14 तजावीज़ मरतब की, जो आपने मार्च 1929 को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में पेश किया, जिनको तारीख़ में कायद-ए-आज़म के 14 नुकात कहा जाते हैं, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो नुकात था वो ये था कि हिंदुस्तान का जो आइनी वफाकी तर्ज होगा, जिसमें बक़ी अख्तियारात सूबों को तफ़वीज़ किए जाएँ। यानी इसके अंदर जो हिंदुस्तान का जो आइन वफाकी, यानी आइन वफाकी फ़ेडरल जो आइन होता था, आइन वफाकी है वो तर्ज का होगा, यानी तर्ज का होगा, जिसके जो इख्तियारात हैं वो सूबों को होंगे। यानी फ़ेडरल जो गवर्नमेंट होती है, ऐसे कह लें कि हिंदुस्तान की जो आइनी वफाकी तर्ज इख्तियारात जो थे वो सूबों को तफ़वीज़ किए जाएँ। दूसरा नंबर क्या था पॉइंट, दूसरा ये था कि तमाम सूबों को मसावी खुद मुख्तियारी हासिल हो। खुद मुख्तियारी यानी तमाम जितने भी सूबे उनको खुद मुख्तियारी हासिल हो। तीसरा पॉइंट क्या था, अक़लियतों को हर सूबे के कानून साज असेंबली और दीगर इंतखाबी इदारों में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी हासिल हो। सूबे की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील नहीं किया जाएगा। यानी पहली तो बात ये थी कि सूबों के अंदर जितनी भी ये अक़लियतें हैं, ये जो अक़लियतें हैं, इन अक़लियत को सूबे के कानून साज, सूबे जो होते हैं उनके जो कानून साज, यानी सूबों की जो अक़लियतें हैं उनको असेंबली के अंदर और दूसरे इंतखाबी इदारे जो हैं उसके अंदर
उनको जो है वो मौजूदा नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी नुमाइंदगी जो होती है वो दी जाएगी, नुमाइंदगी भी दी जाएगी। लेकिन सूबों के अंदर जो अक्सरियत को है वो अक़लियत में तब्दील नहीं किया जाएगा। जैसे अब सूबों के अंदर मुसलमान ज़्यादा है तो उनको अक़लियत में शुमार नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट ये था कि मरकज़ी जो है मकनन्ना में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो, यानी जितने भी मरकज़ जो है मुतनसन्ना में मुसलमानों की जो है जो ये कह लें कि ऐसे कह लें कि मुतफन्ना के मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो, यानी 1/3 जो एक हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा 1/3 जो बनाया जाता है, यानी 1/3 से कम ना हो मुसलमानों की तादाद। पाँचवा पॉइंट क्या था? पाँचवा ये था कि जिद्दागाना तरीक़े इंतखाबात को बरकरार रखा जाएगा, वक्तफ़न कोई फ़िरका ख़वाद उसे तर्क ना कर दे, यानी ये जिद्दागाना जो इंतखाबात होते हैं वो जिद्दागाना के बलबूते पे बरकरार किए जाएंगे। छठा पॉइंट क्या था? छठा पॉइंट यह था कि बंगाल, पंजाब और सरहद के मुस्लिम अक्सरियत के सूबों में अक्सरियत को बरकरार रखा जाएगा और किसी वक्त भी कोई इलाकाई तब्दीलियां ना लाई जाए जिनसे ये अक्सरियत मुतासिर हो, यानी बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर और सूबा सरहद के अंदर ये जो मुस्लिम अक्सरियत है इनको सूबों में यानी इनकी अक्सरियत को सूबों में बरकरार रखा जाएगा। कोई भी इनके अंदर तब्दीली जो है वो नहीं की जाएगी, कोई भी तब्दीली ना हो, ये बरकरार रहेगा। सातवां पॉइंट क्या था? सातवां पॉइंट था तमाम फ़िरक़ों को मुकम्मल, यानी जितने भी है तमाम फ़िरक़ों को मुकम्मल आज़ादी होगी, मज़हबी आज़ादी होगी, यानी कोई किसी के ऊपर तंज़ नहीं करेगा कि भाई हिंदू क्यों जा रहा है मस्जिद के अंदर, यानी को हिंदू क्यों जा रहा है मंदिर के अंदर, क्यों इस वक्त पूजा कर रहा है, या मुसलमान क्यों इस वक्त नमाज़ पढ़ रहा है, यानी जो ऐसे कहने कि तमाम फ़िरक़ों को मुकम्मल आज़ादी होगी। हर कोई अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करेगा और इज्तिमाई करने पर मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। आठवां, अगर किसी फ़िरक़े के 3/4 अरकान किसी मसूदा बिल की मुखालफत करें तो उसे मंजूर नहीं किया जाएगा, यानी अगर फ़िरक़े जो हैं उसमें से अगर जो है 3/4 जो अरकान हैं अगर वो मुखालफत करते हैं किसी मसूदा बिल की तो उसको मंजूर नहीं किया जाएगा, यानी मंजूर नहीं किया जाएगा। एक ये था। अब पॉइंट नंबर 9 क्या था कि सिंध को, ये जो सिंध है इसको बम्बई से अलग किया जाए। 9वां जो पॉइंट ये था। और 10वां पॉइंट क्या था? 10वां पॉइंट था मुल्क के दूसरे सूबों की तरह सूबा सरहद और बलूचिस्तान में इस्लाहात नाफिज हो, यानी सूबा सरहद और बलूचिस्तान के जो अंदर है इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा, यानी बाकी सूबों की तरह जो जितने भी मुल्कों के दूसरे सूबे होते हैं सूबा और इसके यानी ऐसे कहें कि मुल्क के दूसरे सूबों की तरह सूबा सरहद और बलूचिस्तान में भी इस्लाहात नाफिज किए जाएंगे। 11वां पॉइंट क्या था कि आइन की रूह से मुसलमानों को तमाम मुलाजमतों और हुकूमत खुद मुख्तियारी के इदारों में मुनासिब हिस्सा दिए जाएंगे, यानी आइन के अंदर ये जो आइन होता है इसके अंदर मुसलमानों को तमाम मुलाजमतें और हुकूमत खुद मुख्तियारियाँ जो है मुनासिब हिस्सों से दी जाएगी, खुद मुख्तियारी भी दी जाएगी। ऐसे होगा कि जितने भी आइन की मदद से मुसलमानों को जितने भी जो मुलाजमत होते हैं, इदारे होते हैं, उनको खुद मुख्तियारी में मुनासिब हिस्सा दिया जाएगा। अब यहाँ पे 12वां जो है वो क्या था? 12वां पॉइंट था कि आइन के ज़रिए मुसलमानों की सकाफ़त, तलीम, ज़बान, मज़हब, शरीयत और खैराती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़त में ज़मानत दी जाएगी, यानी मुसलमानों के जो बुनियादी हक़ होते हैं जैसे तालीम, सकाफ़त और ज़बान, मज़हब में ये जो है वो तहफ़्फ़ुज़ और फ़राग़ दिया जाएगा, यानी इसका मकसद ये था कि तालीम, सकाफ़त, इन सब चीज़ों को
तहफ़्फ़ुज़ जो यानी इन चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जाएगा, यानी इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जोड़े जाएंगे। अब 13वां पॉइंट क्या था? 13वां पॉइंट था कि कोई भी सूबाई या मरकज़ी वज़ारत 1/3 मुस्लिम नुमाइंदगी के बगैर तश्कील नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी सूबे के अंदर मरकज़ी सूबाई या मरकज़ी वज़ारत के अंदर वज़ारत जो होती है, वज़ारत उस्मा हो गई, वज़ारत असम्बली हो गई, जितनी कोई भी असम्बली हो जाए या किसी भी वज़ारत के अंदर 1/3 मुस्लिम नुमाइंदगी ज़रूर दी जाएगी, यानी उसके बगैर तश्कील नहीं दी जाएगी। 14वां पॉइंट था कि मरकज़ी मुतफ़न्ना वफ़ाक़ पर मुश्तमिल रियासतों की मंजूरी के बगैर आइन में कोई भी तब्दीली ना करें। यानी ये जो मरकज़ी ऐसे कह लें कि मरकज़ी यानी ये 14वां पॉइंट क्या कहता है कि मरकज़ी मुतफ़न्ना वफ़ाक़ पर मुश्तमिल जितनी भी रियासतें की जो मंजूरी है बगैर आइन में कोई तब्दीली ना करें, यानी आइन के मुताबिक चीज़ें होंगी और आइन के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे 14 नुकात समझ में आए होंगे। शुक्रिया।